हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को अनवरत जारी रखते हुए जैम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज माँ केसर देवी सीरीज 7 आज हम करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, एसी, डीसी इन केवीएस, एनवीएस और दूसरे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के लिए। साथियों, अगर आप इन परीक्षाओं के एस्पिरेंट हैं तो नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों तरफ से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। साथियों, नॉलेज मंडली 10,000 के पार यानी कि वादे के अनुसार आपके सिलेबस के 10,000 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रश्नमाला पूर्ण कर ली है। और आप इसी तरीके से साथ देते रहिए, अगले 10,000 प्रश्नों की प्रश्नमाला भी हम पूर्ण कर लेंगे। तो यारो शुरू करते हैं जेम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज माँ केसर देवी पार्ट 7 का पहला क्वेश्चन। 121 द बायर विल हैव द ऑप्शन टू चूज अप टू व्हाट परसेंटेज ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी फ्रॉम द सक्सेसफुल बिडर। क्रेता के पास सफल बोलीदाता से कितने प्रतिशत तक प्रदर्शन सुरक्षा यानी कि एसडी है वो कितना उसको वसूल करने का विकल्प होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। 1% टू 3%, 2% टू 10%, 3% टू 5%, 5% टू 10%। क्वेश्चन में बताया गया है कि बायर के पास में एक विकल्प होगा कि सक्सेसफुल बिडर से वो एसडी जमा करे यानी कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो जमा करे। कितने परसेंट लेने का उसके पास में विकल्प होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, 2% टू 10%। यानी कि 2% से लेकर के 10% तक वो एसडी के रूप में जमा कर सकता है। जितनी भी परचेजिंग या जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके आधार पर जो टोटल परचेजिंग वैल्यू है उसके 2% से 10% तक वो एसडी के रूप में या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के रूप में जमा कर सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, 2 to 10%। मूव टू क्वेश्चन नंबर 122। देयर शैल बी नो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए गए हैं। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो किन से नहीं ली जाती है। पहला पॉइंट है प्लेस्ड अंडर डायरेक्ट परचेज ऑब्लिक L1 परचेज ऑप्शन अंडर पैरा फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ जीएफआर रूल 149। सेकंड पॉइंट है प्लेस थ्रो बिड्स ऑब्लिक आरए विद एस्टिमेटेड बिड वैल्यू अप टू ₹5 लाख in case of goods contracts and placed through bids RA with estimated bid value up to ₹5 lakh in case of service contracts। अनुबंधों के लिए कोई प्रदर्शन सुरक्षा आवश्यकता नहीं होगी, मतलब कि एसडी जमा करने की कोई जरूरत नहीं होगी। इनमें से कौन कौन से पॉइंट है ठीक हो जाएंगे जहां पर एसडी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे ऑप्शन हो जाएंगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तीनों पॉइंट है उनके लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी या एसडी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में। पहला देख लेते हैं प्लेस्ड अंडर डायरेक्ट परचेज या L1 परचेज ऑप्शन। जहां पर डायरेक्ट परचेज हो रहा है तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। या L1 परचेज ऑप्शन दिया जा रहा है पैरा फर्स्ट सेकंड ऑफ जीएफआर 149 के तहत दिया जा रहा है तो उसको भी एसडी जमा करने की जरूरत नहीं होगी। साथ में ही सेकंड पॉइंट बताया गया है बिड्स या आरए विद एस्टिमेटेड वैल्यू अप टू ₹5 लाख, मतलब कि बिड्स हो रहा है या रिवर्स ऑक्शन हो रहा है, 5 लाख रुपए तक का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको भी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ में बिड्स या आरए हो रहा है जहां पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 5 लाख रुपए तक का, तो वहां पर भी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। चाहे तो गुड्स खरीद कर रहे हैं 5 लाख रुपए तक का तो वहां पर आपको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा नहीं करनी। सर्विस के मामले में भी आपको कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं तो भी आपको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा नहीं करनी। और रूल 149 के पैरा फर्स्ट और सेकंड के तहत अगर आप L1 को परचेज ऑप्शन दे रहे हैं तो भी आपको कोई भी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। तीनों पॉइंट हमारे सही हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन देख लेते हैं 123। एज पर द एक्सटेंट रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ जेम हु हैज टू पे द ट्रांजैक्शन चार्ज एंड और एनुअल माइलस्टोन चार्ज। जेम की मौजूदा राजस्व नीति के अनुसार लेन देन शुल्क और या वार्षिक माइलस्टोन शुल्क का भुगतान किसे करना होता है। बायर्स, सेलर्स, बायर्स एंड सेलर्स, नन ऑफ दीज। तो यहां पर बताया गया है कि मौजूदा राजस्व नीति के अनुसार लेन देन शुल्क या वार्षिक माइलस्टोन शुल्क है उसका भुगतान किसे करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बायर्स एंड सेलर्स।
क्वेश्चन में बहुत क्लियर बताया गया है कि एक्सटेंट रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ जेम, मतलब कि जेम की नीति के अनुसार जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेज होते हैं या एनुअल माइलस्टोन चार्जेज होते हैं उनका पेमेंट कौन करेंगे? बायर को भी करना होगा, सेलर को भी करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बायर्स एंड सेलर्स शुड पे द ट्रांजैक्शन चार्जेज एंड और एनुअल माइलस्टोन चार्जेस। Question number 124. How many days the performance security will be valid from the date of completion of contractual obligations, including all warranty obligations from the successful bidder to ensure proper performance of the contract? अनुबंध के उचित प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए सफल बोलीदाता से सभी वारंटी दायित्वों सहित संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तिथि से प्रदर्शन सुरक्षा कितने दिनों तक वैध रहेगी? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे 15 डेज, 45 डेज, 60 डेज, 30 डेज। करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, 60 डेज। अनुबंध के उचित प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए सफल बोलीदाता से सभी वारंटी दायित्वों सहित संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की तिथि से प्रदर्शन सुरक्षा कितने दिनों तक वैध रहेगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा 60 दिन। यहाँ पर होगा 60 दिनों तक ये प्रदर्शन सुरक्षा है, या यहाँ पर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो कितने दिनों तक ये वैलिड होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा 60 डेज या 60 दिनों तक। अगला सवाल देख लेते हैं 125। विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ द अवार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन जेम द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हैज टू बी डिपॉजिटेड बाय द सेलर टू द बायर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन से आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। और साथियों, नया कोई तरीका है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइए। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। जेम पर अनुबंध दिए जाने के कितने दिनों के भीतर विक्रेता द्वारा खरीदार को प्रदर्शन सुरक्षा जमा करनी होगी? मतलब कि अनुबंध दिए जाने के कितने दिनों के अंदर विक्रेता द्वारा खरीदार को प्रदर्शन सुरक्षा है या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो जमा कर देनी होगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस है उनकी सुरक्षा के लिए क्या करना होता है, प्रदर्शन सुरक्षा है वो जमा की जाती है, तो कितने दिनों तक उसको करना जरूरी हो जाएगा, जमा करना होगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया है तो विक्रेता द्वारा खरीदार को प्रदर्शन सुरक्षा है कितने दिनों के अंदर जमा करनी होगी? 45 डेज, 30 डेज, 15 डेज, 60 डेज। सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी, 15 डेज। 15 दिनों के अंदर ये जमा कर देनी होगी। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया है, निविदा आवंटित हो चुकी है, तो 15 दिनों के अंदर उसको प्रदर्शन सुरक्षा या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो जमा करनी होगी। और ये जमा की जाती है सेलर के द्वारा। किसको जमा की जाती है? बायर को, जिससे कि बायर के अधिकार हैं, बायर को सुरक्षा मिल सके, इसके लिए प्रदर्शन सुरक्षा है वो जमा की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने के 15 दिनों के अंदर ये जमा की जाएगी, अन्यथा वो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा 15 डेज। अगला सवाल देख लेते हैं 126। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी डीम्ड टू बी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जनरेटेड थ्रू जेम। बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो जरूरी हो जाएंगे जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है, जेम पर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है तो ये आवश्यक हो जाएंगे, वांछनीय हो जाएंगे। पॉइंट देख लेते हैं। स्कोप ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग एज एनुमरेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट एंड जनरल टर्म्स एंड कंडीशन, जीटीसी यहाँ पर जरूरी हो जाएगा। प्रोडक्ट सर्विस स्पेसिफिक स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन, एसटीसी। थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट ट्रैक्ट डोमेन स्पेसिफिक एसटीसी ऑफ पर्टिकुलर सर्विस इंक्लूडिंग इट्स एसएलए सर्विस लेवल एग्रीमेंट। फोर्थ पॉइंट है बिड आरए स्पेसिफिक एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस, एटीसी। तो कौन कौन सी टर्म और कंडीशंस हैं वो आवश्यक हो जाएंगी जब कोई कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया जा रहा है जेम के थ्रू? निम्नलिखित दस्तावेजों को जेम के माध्यम से उत्पन्न अनुबंध का हिस्सा माना जाएगा। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। करेक्ट आंसर विल बी बी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चारों पॉइंट है वो जरूरी हो जाएंगे। स्कोप ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग प्राइस एज एनुमरेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट एंड जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस है, जीटीसी, ये जरूरी हो जाएगी। सेकंड पॉइंट में बताया गया प्रोडक्ट सर्विस स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस, एसटीसी अगर कोई है तो उसको फुलफिल करना होगा। थर्ड में प्रोडक्ट ट्रैक डोमेन स्पेसिफिक एसटीसी ऑफ पर्टिकुलर सर्विस इंक्लूडिंग इट्स एसएलए, मतलब कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट कोई है तो उसको भी पूरा करना जरूरी हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट है बिड आरए स्पेसिफिक एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस, एटीसी भी जरूरी हो जाएगा। तो सभी चीजें हैं वो जरूरी हो जाएंगी, आवश्यक हो जाएंगी अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर रहे हैं जेम के थ्रू। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर इसेंशियल। अगला सवाल देख लेते हैं 127।
How much performance security is recommended by JAM from the successful bidder to ensure proper performance of the contract? बिल्कुल जाहिर क्वेश्चन है, निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अनुबंध के उचित प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए सफल बोलीदाता से जैम द्वारा कितनी प्रदर्शन सुरक्षा की सिफारिश की गई है? 2% of the value of the contract, 5% of the value of contract, 3% of the value of contract, 10% of value of the contract। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए, 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो टोटल वैल्यू है कॉन्ट्रैक्ट का, उसका 2% जैम ने क्या निर्धारित किया है? परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के रूप में बोला है। इससे ज्यादा लिया जा सकता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि 2 से लेकर के 10% लिया जा सकता है, बायर के द्वारा जमा किया जा सकता है। परंतु जैम ने कितना निर्धारित किया है? जैम के द्वारा एस्टिमेटेड रिकमेंड कितना किया गया है? 2% टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, टोटल वैल्यू का 2% है, वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के रूप में बोला है। परंतु इससे ज्यादा भी लिया जा सकता है। ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा, बायर पर डिपेंड करेगा कि वो कितना कॉन्ट्रेक्चुअल सेफ्टी के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करना चाहता है। तो 2 से 10% बताया गया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। जैम के द्वारा कितना रिकमेंड किया गया? 2% टोटल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, उसके 2% रिकमेंड किया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगला सवाल देख लेते हैं 128। हाउ विल द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वैलिडिटी ऑफ द वेंडर बी डिटरमाइंड इन केस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पीरियड? अनुबंध दायित्व अवधि के विस्तार के मामले में विक्रेता की प्रदर्शन सुरक्षा वैधता कैसे निर्धारित की जाएगी? द सेलर शैल बी लाइबल टू सुटेबली extend the validity of the performance security, validity extended up to 45 days, validity extended up to 60 days, validity extended up to 30 days। तो अनुबंध दायित्व की अवधि के विस्तार के मामले में विक्रेता की प्रदर्शन सुरक्षा वैधता कैसे निर्धारित की जाएगी? यहां पर बताया गया है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पीरियड है वो बढ़ा दिया गया है। तो यहां पर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के बारे में क्या बताया गया है कि कब तक वो वैलिड रहेगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, द सेलर शैल बी लाइबल टू सुटेबली एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। ये क्या बताया गया है कि जब तक वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बढ़ाया गया है उसके हिसाब से वैलिडिटी पीरियड है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का बढ़ जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा द सेलर शैल बी लाइबल टू सुटेबली एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। नया सवाल देख लेते हैं 129। इन हाउ मेनी डेज विल द बायर रिटर्न द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इफ द सेलर फुलफिल्स ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस? यदि विक्रेता सभी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करता है तो खरीदार कितने दिनों में प्रदर्शन सुरक्षा वापस कर देगा? मतलब कि उसने सभी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरे कर दिए हैं, माल की सप्लाई कर दी है, हर चीज कंप्लीट हो गई है, तो उसको प्रदर्शन सुरक्षा है या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है, कितने दिनों के अंदर बायर के द्वारा सप्लायर को जमा कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी? 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज। कितने दिनों के अंदर जमा कर देनी होगी? 15 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, 45 दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर? क्या सही उत्तर हो जाएगा हमारा? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी, 30 डेज। सभी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरे हो गए हैं, सभी जो कार्यवाही है वो संविदात्मक दायित्व है वो सप्लायर ने पूरे कर दिए हैं, तो यहाँ पर 30 दिनों के अंदर उसको क्या कर दी नहीं होगी? परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो जमा कर देनी होगी। 30 दिनों के अंदर वो कार्रवाई है पूर्ण होने के बाद में, या निविदा कार्रवाई है, निविदात्मक जो भी उत्तरदायित्व उसके थे वो सारे निभा दिए हैं। जो भी उसने परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा की थी वो वापस कर दी जाएगी, बायर के द्वारा सप्लायर को वापस कर दी जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा 30 दिनों के अंदर। अगला सवाल देख लेते हैं 130। इन विच सिचुएशन पेमेंट विल बी मेड बाय द बायर टू द सेलर ऑन विच नो इंटरेस्ट विल बी पेबल? किस स्थिति में खरीदार द्वारा विक्रेता को भुगतान किया जाएगा जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा? मतलब कि भुगतान किया जाएगा, खरीदार द्वारा विक्रेता को माल की सप्लाई का भुगतान किया जाएगा, परंतु उस पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा। इनमें से कौन सी कंडीशन में कोई भी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा? आफ्टर रिसिप्ट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बाय द बायर एंड वेरिफिकेशन ऑफ इट्स जेन्युइननेस, आफ्टर सप्लाई ऑफ द गुड्स, आफ्टर डिपोजिशन ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, आफ्टर रिटर्न ऑफ बिड सिक्योरिटी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, आफ्टर रिसिप्ट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बाय द बायर एंड वेरिफिकेशन ऑफ द इट्स जीनियसनेस। तो इस कंडीशन में ब्याज का भुगतान है वो नहीं किया जाएगा। यहाँ पर विक्रेता को भुगतान किया जा रहा है, पेमेंट किया जा रहा है, परंतु किसी भी प्रकार का यहाँ पर ब्याज का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट है नहीं किया जाएगा।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, आफ्टर रिसिप्ट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बाय द बायर एंड वेरिफिकेशन ऑफ इट्स जेन्युइननेस। अगला सवाल देख लेते हैं 131। When will the EMD of the unsuccessful bidders be returned after the award of the contract or the expiry of the validity of the bid? साथियों, मैं बताना चाह रहा हूं कि आज के क्वेश्चन से बिल्कुल जहर क्वेश्चन है, हर परीक्षा में खड़े मिलते हैं। हिंदी अर्थ समझ लीजिए, असफल बोली दाताओं की ईएमडी को अनुबंध दिए जाने या बोली की वैधता समाप्त होने के बाद कब वापस किया जाएगा। मतलब कि इस प्रकार की डेट या समय के क्वेश्चन हैं वो निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन हैं गलत होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। हमारे ऑप्शन यहाँ पर हो रहे 15 डेज, 45 डेज, 60 डेज, 30 डेज। असफल बोलीदाता, क्वेश्चन को समझ लीजिए, असफल बोलीदाताओं को ईएमडी है अनुबंध दिए जाने के, जो सक्सेसफुल बिडर है उनको अनुबंध दिए जाने के कितने दिनों के अंदर असफल बोलीदाताओं को ईएमडी है वो वापस कर देनी होगी। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ए हो जाएगा 15 डेज। 15 दिनों के अंदर जब कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया है, अनुबंध दे दिया गया है, जो सक्सेसफुल बिडर है उसको अनुबंध जारी कर दिया है, अवार्ड कर दिया है, तो अनसक्सेसफुल बिडर है उनको 15 दिनों के अंदर ईएमडी है वो वापस कर दी जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा 15 डेज। साथियों, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर बताइए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हैं दूसरी जगह पर कहीं नहीं मिलेंगे। बढ़ते आगे, क्वेश्चन देख लेते 132। What should be returned within 15 days of declaration of first stage technical evaluation result in two bid system? दो बोली प्रणाली में प्रथम चरण के तकनीकी मूल्यांकन परिणाम की घोषणा के 15 दिनों के भीतर क्या वापस किया जाना चाहिए? कॉस्ट प्राइस ऑफ बिड डॉक्यूमेंट्स, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एसडी, बिड सिक्योरिटी ईएमडी, एडवांस मनी। दो बोली प्रणाली में प्रथम चरण के तकनीकी मूल्यांकन परिणाम की घोषणा के 15 दिनों के भीतर क्या वापस किया जाना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बिड सिक्योरिटी यानी कि ईएमडी है वो जमा कर देनी होगी। सक्सेसफुल बिडर है उससे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो ले लेनी होगी, और इसको ईएमडी को वापस कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? बायर के द्वारा वापस कर दिया जाएगा। ईएमडी को 15 दिनों के अंदर वापस कर दिया जाएगा, और उससे एसडी है वो जमा कर ली जाएगी। क्योंकि ईएमडी है वो किसके लिए होती है? जो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो रहे हैं बिडर हैं वो बीच में भाग ना जाए, प्रोसेस में भाग ना जाए, तो उसके लिए ईएमडी जमा होती है। और अनुबंध, एक बार अनुबंध होने के बाद में उससे क्या जमा किया जाएगा? एसडी जमा की जाएगी, जिससे कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पीरियड है उसमें बिडर है बीच में ना भाग जाए, सक्सेसफुल बिडर बीच में ना भाग जाए, उससे एसडी ली जाएगी। जब एसडी जमा हो गई है तो ईएमडी है वो क्या कर दी जाएगी? वापस कर दी जाएगी। कितने दिनों के अंदर वापस कर दी जाएगी? 15 दिनों के अंदर वापस कर दी जाएगी। हमारा सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिड सिक्योरिटी है वो 15 दिनों के भीतर जमा कर देनी होगी जब तकनीकी मूल्यांकन परिणाम की घोषणा हो गई है। अगला सवाल देख लेते हैं 133। What should be indicated to the bidders at the start of the auction? नीलामी के प्रारंभ में बोलीदाताओं को क्या संकेत दिया जाना चाहिए? स्टार्ट रेफरेंस प्राइस एंड स्टेप वैल्यू डेक्रीमेंट, मार्जिन प्राइस, कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल प्राइस। नीलामी के प्रारंभ में बोलीदाताओं को क्या संकेत दिया जाना चाहिए? क्या बताना जरूरी होता है? इंडिकेट करना जरूरी होता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, स्टार्ट रेफरेंस प्राइस है ये बताना जरूरी होगा। स्टेप वैल्यू डेक्रीमेंट है इसको बताना जरूरी होगा, इंडिकेट करना होगा। बोली दाताओं को स्टार्ट रेफरेंस प्राइस या स्टेप वैल्यू ऑफ डेक्रीमेंट है ये बताना जरूरी होगा। मान लीजिए कि 50,000 रुपये आपने क्या निर्धारित कर दिया है, स्टार्ट रेफरेंस प्राइस या स्टेप वैल्यू ऑफ डिक्रीमेंट है वो निर्धारित कर दिया है। इससे आगे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मन मर्जी से वो कोई भी प्राइस रखे। मिनिमम प्राइस है वो स्टार्ट रेफरेंस प्राइस है, 50,000 आपने रख दी है तो बोली दाता है ऑक्शन में क्या करेंगे? 50,000 एक कर सकते हैं या उससे ज्यादा कर सकते हैं, तो ये आगे बढ़ेगा, नीचे कभी नहीं जाएगा। इससे क्या होता है कि अपने आइटम की मिनिमम प्राइस है कम से कम मिले, उससे ज्यादा मिलेगी तो बहुत बढ़िया है, परंतु सरकार को किसी तरीके का लॉस ना हो, इसके लिए क्या करना होगा? स्टार्ट रेफरेंस प्राइस या स्टेप वैल्यू ऑफ डेक्रीमेंट है ये निर्धारित कर देना होगा। किसके लिए? बोलीदाताओं के लिए। उससे आगे वो आगे बढ़ेंगे, उससे नीचे नहीं जा सकते। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा स्टार्ट रेफरेंस प्राइस एंड स्टेप वैल्यू ऑफ डेक्रीमेंट। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन तो दबा दीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं 134। व्हाट आर द स्टेप्स दैट द बिडर कैन व्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ऑक्शन? बोलीदाता नीलामी के प्रारंभ में कौन से चरण देख सकता है? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे बिड स्टार्ट प्राइस, बिड डेक्रीमेंट वैल्यू, प्रिवेलिंग लोवेस्ट बिड वैल्यू, लास्ट बिड प्लेस्ड बाय हिम।
डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। बिड स्टार्ट प्राइस है या बिड डेक्रीमेंट वैल्यू वो देख सकता है, साथ में प्रिवेलिंग लोवेस्ट बिड वैल्यू है वो भी देख सकता है, और लास्ट बिड प्लेस्ड बाय हिम, क्या उसने लास्ट बिड है वो जमा की थी पिछले बार, तो ये भी देख सकता है। तो ये सब चीजें हैं वो उसी प्रोसेस में या पहले जो दी है उसको नीलामी के समय बोली जाता है वो देख सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। क्वेश्चन देखते हैं 135। इफ द लोवेस्ट बिड इज रिसीव्ड एट द लास्ट मोमेंट ऑफ द रिवर्स ऑक्शन that is within 15 minutes, then the bidding time will be automatically extended by how much। यदि रिवर्स ऑक्शन के अंतिम क्षण में यानी कि 15 मिनट के भीतर सबसे कम बोली प्राप्त होती है तो बोली लगाने का समय स्वतः कितना बढ़ जाएगा, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 45 मिनट्स, 60 मिनट्स। यहां पर बताया गया है कि रिवर्स ऑक्शन चल रहा है और अंतिम 15 मिनट में कोई लोवेस्ट प्राइस आ जाती है तो दूसरे के लिए मौका देने के लिए क्या किया जाएगा, कितना समय बढ़ाया जाएगा। सही उत्तर यहां पर हो जाएगा ए, अगला 15 मिनट है वो बढ़ जाएगा। रिवर्स ऑक्शन के अंतिम 15 मिनट में क्या हो रहा है कि कोई लोवेस्ट प्राइस आ गई है, 15 मिनट बचे हैं और लोवेस्ट प्राइस कोई मिल गई है, तो अगले वाले के लिए मौका नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पर लोवेस्ट प्राइस आ गई है और दूसरा कोई उससे भी नीचे देना चाहता है। तो अंतिम 15 मिनट में अगर कोई लोवेस्ट प्राइस मिलती है तो दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, फिर से 15 मिनट का समय मिल जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगी जिससे कि रीजनेबल प्राइस है वो गवर्नमेंट को मिल जाए। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 15 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 136। हाउ आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ आरए इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सटेंशन एट द टाइम ऑफ रिवर्स ऑक्शन। रिवर्स नीलामी के समय आरए के प्रतिभागियों को विस्तार के बारे में कैसे सूचित किया जाता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि अगर कोई रिवर्स ऑक्शन चल रहा है और टाइम बढ़ा दिया गया है, रिवर्स ऑक्शन टाइम है वो बढ़ा दिया गया है, तो उसको सूचित कैसे करेंगे। रजिस्टर लेटर, ईमेल एंड और एसएमएस, स्पीड पोस्ट, मैसेंजर, किस तरीके से आप सूचना करेंगे कि रिवर्स ऑक्शन का समय है वो बढ़ गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, ईमेल और एसएमएस के द्वारा आप सूचित करेंगे कि जो रिवर्स ऑक्शन चल रहा था वो आगे बढ़ गया है तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ईमेल एंड और एसएमएस। Move to question number 137. What action is taken when a lower price bid is received in the closing moment of reverse auction? रिवर्स ऑक्शन के समापन क्षण में एक न्यूनतम बोली प्राप्त होने पर क्या कार्रवाई की जाती है। द एंड टाइम ऑफ रिवर्स ऑक्शन shall be extended automatically by another 15 minutes. The end time of RA shall be extended manually. The end time of RA will be repeated till the desired bidder is reached. No end time will be changed. सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, द एंड टाइम ऑफ रिवर्स ऑक्शन शैल बी एक्सटेंडेड ऑटोमेटिकली बाई अनदर 15 मिनट। अंतिम 15 मिनट में कोई बोली या अंतिम क्षण में समापन के क्षण में कोई बोली प्राप्त हुई है, लोवेस्ट प्राइस मिला है, तो दूसरे के लिए मौका देने के लिए 15 मिनट का और समय बढ़ जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम समझ चुके हैं। सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है द एंड टाइम ऑफ रिवर्स ऑक्शन शैल बी एक्सटेंडेड automatically by another 15 minutes. Move to question number 138. What is the requirement for seller to select bid to RA? RA के लिए बोली का चयन करने के लिए विक्रेता की क्या आवश्यकता है। Sellers would be required to submit their technical and commercial bids before bid closure. Submit technical bid only. Submit commercial bid only. Submit higher rate than market. सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, सेलर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर टेक्निकल एंड कॉमर्शियल बिड्स बिफोर बिड क्लोजर है। ये दोनों चीजें टेक्निकल और कॉमर्शियल बिड है वो जमा करनी होंगी बिड क्लोजर समय से या डेट से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 139। ऑफर प्राइस ऑन जेम शैल बी ऑन। यहाँ पर ऑफर प्राइस के बारे में कुछ पॉइंट बताए गए हैं, कौन कौन से ठीक हो जाएंगे पहला देख लेते हैं। ऑल टैक्सेस, ड्यूटीज, लोकल लेवीज, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेज एटसेट्रा। कंप्लीट ब्रेकअप ऑफ द कोटेड प्राइस इन द रिक्वायर्ड प्राइस बिड फॉर्मेट शैल फर्निश्ड बाय द बिडर बिफोर अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जेम पर ऑफर की कीमत में शामिल होंगी कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों पॉइंट हैं वो ठीक हो जाएंगे। ऑफर प्राइस ऑन जेम शैल बी बेस्ड ऑन, किस आधार पर होंगे, ऑल टैक्सेज उस पे शामिल होंगे, ड्यूटीज लोकल लेवीज अगर कोई है तो वो ऑफर प्राइस में शामिल होंगी, ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस कोई है तो वो भी ऑफर प्राइस में शामिल होंगे, और कंप्लीट ब्रेकअप ऑफ द कोटेड प्राइस इन द रिक्वायर्ड प्राइस बिड फॉर्मेट शैल बी फर्निश्ड बाय बिडर बिफोर अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सब चीजें किस में शामिल होंगी, ऑफर प्राइस में शामिल होंगी अगर जेम के द्वारा आप खरीदारी कर रहे हैं।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और यार देख लेते गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मतलब कि जेम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज माँ केसर देवी 7 का अंतिम क्वेश्चन 140। व्हेन डिड द पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉर एमएससी ऑर्डर 2012 कम इनटू फोर्स? एमएससी आदेश 2012 सार्वजनिक खरीद नीति कब लागू हुई? 1 मार्च 2012, 26 मार्च 2012, 1 अप्रैल 2012, 15 अप्रैल 2012। एमएससी आदेश 2012 सार्वजनिक खरीद नीति है, कब से लागू हुई थी? एमएससी ऑर्डर 2012 है, कब से फोर्स में आया था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 1 अप्रैल 2012 में एमएससी ऑर्डर 2012 है वो लागू हुआ था। किससे संबंधित था? पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी से संबंधित था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 1 अप्रैल 2012। इस तरीके से फ्रेंड्स हम माँ केसर देवी सीरीज 7 के अंतिम क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। आज के क्वेश्चन हैं वो चर्चा की है किस प्रकार की बिड सिक्योरिटी होती है, कितने दिनों में उसको जमा करना होता है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कितनी होती है, कितने दिनों के अंदर उसको जमा करना होता है, कौन जमा करता है, क्या जेम पर पॉलिसी होती है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के लिए या ईएमडी के लिए। ये सब चीजें आज के डिस्कशन में हमने चर्चा करी। अभी तक हम 140 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, एसी, डीसी इन केवीएस, एनवीएस, स्टेट गवर्नमेंट्स और दूसरे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के लिए। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों तरफ से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नॉलेज मंडली ने अपने वादे को पूरा करते हुए, नॉलेज मंडली 10,000 के पार यानी कि वादे को पूरा करते हुए आपके सिलेबस के 10,000 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप अगर इसी तरीके से साथ देते रहेंगे तो अगले 10,000 प्रश्नों की प्रश्नमाला भी हम पूर्ण कर लेंगे। और यार आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।